नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के नए अध्याय में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक नए विषय पर, जिसका नाम है सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, इतिहास क्या रहा और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के संदर्भ में क्यों भारत ने सार्वभौमिक मताधिकार ही चुना, जबकि उस समय पर ऐसे कई देश थे जिन्होंने सार्वभौमिक मताधिकार नहीं चुना। और अंत में आपसे होगा एक सवाल, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। आइए समझते हैं, चर्चा करते हैं सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में। अगर हम बहुत ही सीधे और आसान शब्दों में समझें तो सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है एक निश्चित योग्यता पूरी करने के बाद या एक निश्चित अर्हता, निश्चित आप एक शर्त पूरी करने के बाद सभी लोगों को समान रूप से ये अधिकार है कि वो मत दे सके, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, उनकी वर्ग चाहे उनका कोई भी हो, समाज कोई भी हो, किसी भी विचारधारा के लोग हों और चाहे वो किसी भी दल से या किसी भी समाज से, किसी भी संगठन से, कहीं से भी अगर वो आते हैं, लेकिन उनको एक सामान्य रूप से अधिकार है आपको मत देने का। यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि मताधिकार क्या होता है। मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार, यानी आपको अधिकार है चुनाव करने का। कहते हैं ना कि अब आम चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव है या हमारे गांव के सरपंच का चुनाव है, तो इसका मतलब होता है कि एक चुनना। गांव के लिए अगर हम चुन रहे हैं तो एक स्थानीय प्रशासन के लिए चुन रहे हैं। राज्य स्तर पर बात करेंगे तो राज्य सरकार चलाने के लिए विधायिका का जो चुनाव होता है वो हम चुनाव कर रहे हैं। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं तो देश चलाने के लिए हम चुनाव करते हैं। बाकी और भी कई चीजें हो सकती हैं जिसमें मताधिकार आता है कि भाई ये आपको यहाँ पर अधिकार है, आप मत कर सकते हैं। लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार की अगर हम बात करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि सिर्फ एक शर्त या एक योग्यता को पूरी करने के बाद आप अधिकारी हो जाते हैं मत करने के, मत देने के, किसी को भी बिना किसी भेदभाव और बिना किसी जो है उसके। दूसरी बात, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है कि जो मत आप लोग दे रहे हैं, चाहे वो एक आम आदमी दे रहा है, एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति दे रहा है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री अपना मत दे रहे हैं, दोनों के मत का मूल्य, मत की वैल्यू यहाँ पर बराबर है। उसमें कोई अंतर नहीं है, मत कोई भी दे। यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार में एक तो ये हो गया कि आपको एक निश्चित एक अर्हता, एक योग्यता पूरी करनी है। जैसे कि भारत के संदर्भ में आपको 18 साल का होना चाहिए जो भारत के नागरिक हैं, बस सिर्फ यही पूरा करना है, आप मत दे सकते हैं। और उसके बाद आप कोई भी हैं, आपको मताधिकार है, आपको मत देने का अधिकार मिला हुआ है। तीसरी चीज कि आपके मत की वैल्यू दूसरे के मत की वैल्यू के बराबर ही है। ऐसा नहीं है कि गांव का आदमी मत देगा तो उसकी वैल्यू कम है, औरतों को अगर मत देने का अधिकार है तो औरतों अगर मत देंगी तो उनकी वैल्यू कम है, सरकारी नौकरी वाले आदमी की वैल्यू कम है या ज्यादा है, और राजनेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो उनका एक मत 5 मतों के बराबर माना जाएगा, ऐसा नहीं है। जो वैल्यू, जो मूल्य एक आम आदमी के मत का है, वही मूल्य, वही वैल्यू एक किसी नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री, कोई बिजनेसमैन, मतलब कोई कोई भी हो, मैंने कहा ना, आप
किसी भी समाज से आते हो, किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी सोसाइटी से आते हो, आपका जाति कुछ भी हो, आपका धर्म कुछ भी हो, और आप किसी भी विशेष वर्ग जाति विशेष से आते हो, आपकी योग्यता कुछ भी हो, आपकी चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, समाज में आपका कुछ भी योगदान है, चाहे आपका कुछ भी योगदान नहीं है, लेकिन आपको मत देने का अधिकार वहां पर समान रूप से है। अब हम समझते हैं सार्वभौमिक मताधिकार का महत्व। देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार में हमने जैसा कि अभी बात की, चर्चा की कि ये सबको समान रूप से मत देने का अधिकार देता है। लेकिन यदि ऐसा ना हो, अगर जैसा पहले इतिहास में अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो तब पहले ऐसा ही होता था कि महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, गुलामों को मत देने का अधिकार नहीं था, एक गरीब व्यक्ति को, मजदूर को मत देने का अधिकार नहीं था। मत देने का अधिकार था, अगर राजशाही थी तो राजा को, राजा के परिवार को, उनके जो दरबारी होते थे, दीवान होते थे उनको, मंत्रियों को। और अगर वैसे कोई शासन व्यवस्था और अपना रखी है तो एक वर्ग विशेष को ही मत देने का अधिकार था। सभी लोगों को समान रूप से अधिकार नहीं था। तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है सार्वभौमिक मताधिकार में, कि हम सबको मत देने का अधिकार दे रहे हैं। अगर आप सबको मत देने का अधिकार नहीं देंगे, जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि क्या राजनीति सिर्फ नेताओं के लिए है, और अपने जो पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि राजनीति चुनाव क्यों जरूरी है, क्योंकि भागीदारी तो सबकी है, सहभागिता सबकी है। हर व्यक्ति, हर आदमी जो है वो योगदान दे रहा है शासन व्यवस्था में, देश की आर्थिक व्यवस्था में, देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए। तो जब सब लोग दे रहे हैं अपना योगदान, सबका योगदान है, तो आखिर हम मत देने का अधिकार क्यों ना सबको दें। अगर हम महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं देंगे, अगर हम एक निचले तबके को मत देने का अधिकार नहीं देंगे, अगर हम एक गरीब आदमी को मत देने का अधिकार नहीं देंगे, तो आखिर उनकी आवाज, उनके मुद्दों को कौन उठाएगा, कौन आगे लाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर जैसे सिर्फ एक समझने के लिए कि मत देने का अधिकार भारत में सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो सरकारी नौकर है, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई मत नहीं दे सकता। तो यहां पर यह दिक्कत है कि मान लीजिए अगर सरकारी लोग, जो सरकारी नौकरी मतलब कर रहे हैं, उनको ही मत देने का अधिकार है, तो जो बाकी के लोग हैं, जिसकी दुकान है, जो मजदूरी कर रहा है, जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, क्या उनका कोई हक नहीं है? क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? क्या उनका कोई महत्व तो नहीं है? ऐसा नहीं है। राजनीति में सबकी भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान रूप से है। ऐसा मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी बताया, देख सकते। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सबको मत देने का अधिकार, मताधिकार प्रदान करें, और हर एक मतलब प्रत्येक मत की वैल्यू, चाहे मत मैं दे रहा हूं, चाहे देश का प्रधानमंत्री दे रहा है, चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन दे रहा है, सबकी वैल्यू, सबका मूल्य एक समान ही। आइए अब हम बात कर लेते हैं सार्वभौमिक मताधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। इसका इतिहास क्या रहा, अगर हम बात करें तो पहले अगर हम यूरोप के संदर्भ में देखें, अफ्रीका के संदर्भ में देखें, और भारत में भी पहले जैसे हमें पता है राजशाही थी, राजाओं का शासन था, फिर बाद में हम ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे, फिर उसके बाद हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम लोग आए। तो पहले क्या होता था कि पहले मत देने का अधिकार जो था, देखिए गुलामों को अधिकार नहीं था, महिलाओं को अधिकार नहीं था, सिर्फ पुरुषों को अधिकार था। पुरुषों में भी एक ऐसे वर्ग विशेष को अधिकार था जिनके पास संपत्ति है, जो संपत्ति वाले थे। जिस व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं है, जो गरीब है, जैसा मैंने कहा ना अभी पीछे की निचले तबके की या और महिलाओं की या एक प्राइवेट नौकरी करने वाले की बात कौन सुनेगा।
तो तब ऐसा ही था। साथ ही वहाँ पे नस्लवाद भी था, रेसिज़्म भी था कि अगर आप काले हैं तो आप मत नहीं दे सकते। अरे भाई क्यों नहीं दे सकते? क्या काला आदमी उसके कोई अधिकार नहीं होते हैं क्या? तो ये सब चीज़ें पहले थीं। धीरे-धीरे जब जैसे पहले राजशाही थी, जैसे-जैसे हम जैसे मैंने संप्रभुता वाले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम धीरे-धीरे संप्रभुता की तरफ बढ़े, उसी तरीके से धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। आवाज़ उठनी शुरू हुई, आंदोलन होने शुरू हुए, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग ने इस चीज़ को उठाया कि भई जब रह सब रहे हैं, आखिर सबके अधिकार हैं। हर व्यक्ति का, जो आदमी आपके राज्य में रह रहा है, देश में रह रहा है, उसका कुछ न कुछ अधिकार बनता है। अगर उसका कुछ अधिकार है, तो आखिर उसको भी अपने अधिकार, जैसे महिलाएँ हैं, महिलाएँ हैं, अगर हम महिलाओं की बात करें, तो अब जब महिलाएँ सब जगह हमारे साथ भागीदार हैं हर चीज़ में, तो उनको मत देने का अधिकार क्यों नहीं है? तो ये धीरे-धीरे विकसित हुआ और जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम आ गए। अगर हम भारत का उदाहरण लें, भारत में भी ऐसा ही था। आप देखिए, पहले राजशाही थी, फिर गुलामी आई, फिर लोकतंत्र आया। जब लोकतंत्र आया, तब हमने सार्वभौमिक मताधिकार का चुनाव किया कि भारत में ये व्यवस्था होगी। तो इसी तरीके से यूरोपियन देशों में रहा है, अमेरिका में भी रहा है, अफ्रीकन देशों में भी रहा है। तो ये धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप ये डेवलप हुआ, विकसित हुआ और आज हम सार्वभौमिक मताधिकार की ही संकल्पना पर मतलब जो है पूरे विश्व में चलते हैं, काम करते हैं। तो इसी के साथ अब हम चर्चा करते हैं विशेष रूप से भारत के संदर्भ में कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार का जो है जो प्रयोजन है वो क्यों रखा गया या सार्वभौमिक मताधिकार को हमने क्यों चुना। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ, जब हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आए, उससे पहले हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो थे नहीं। पहले 200 साल तक हम गुलाम रहे अंग्रेजों के। उससे पहले भारत में राजशाही थी, मोनार्की थी। तो वहाँ पे भी आपको मताधिकार नहीं था। जिस राजा का जहाँ शासन था, जिस भूभाग विशेष पे शासन था, वो वहाँ अपना शासन कर रहा था। अंग्रेजों का आ गया तो उन्होंने तो गुलाम ही थे हम तो, हमें तो मताधिकार था ही नहीं। उसके बाद जब हम आज़ाद हुए और भारत आज़ाद होने के बाद जब भारत संविधान निर्माण की बात आई, जब भारत के संविधान निर्माताओं ने ये कहा, उनका सोचना ये था, विशेषकर मतलब सारे लोगों का था, तो सारे फैसले जो हैं सर्वसम्मति से होते थे। अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जी का ये कहना था, मानना था और भी बाकी लोगों का कि अगर हम सार्वभौमिक मताधिकार यहाँ पर इसका नहीं प्रयोजन रखते हैं, नहीं रखते हैं, तो आखिर हम तो फिर दोबारा एक दूसरे प्रकार की गुलामी में चले जाएँगे। जैसे भाई अगर ये कह दिया गया कि महिलाएँ मतदान नहीं करेंगी या सिर्फ़ एक वर्ग विशेष मतदान करेगा या एक वर्ग विशेष मतदान नहीं करेगा या जो दलित हैं, जो शोषित वर्ग है, जो गरीब हैं, अगर वो लोग मताधिकार नहीं करेंगे, तो उनके ऊपर तो फिर एक तरीके से जो मताधिकार, अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर मैं एलीट क्लास से आता हूँ और मुझे मताधिकार अगर है, तो मैं किसी गरीब को तो चुनूँगा नहीं। उसे जब मत देने का अधिकार नहीं है, तो उसे चुनने का अधिकार तो वैसे भी नहीं होगा कि कोई उसे चुने। तो एलीट क्लास वाले ही सारे लोग आ जाएँगे, उस या उससे ऊँची क्लास के लोग आ जाएँगे, उससे उच्च वर्ग के लोग आ जाएँगे, तो उनका शासन स्थापित हो जाएगा। तो फिर हम ये यहाँ पर नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। दूसरी चीज़ कि जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली और भी लोग, जो पश्चिमी बुद्धिजीवी वर्ग था, पाश्चात्य बुद्धिजीवी वर्ग था, उनका मानना ये था कि भारत में लोकतंत्र टिक ही नहीं पाएगा। भारत में लोकतांत्रिक रूप से सरकार चलाना संभव नहीं है, ये थोड़े दिन में फेल हो जाएगा। क्योंकि पश्चिमी दुनिया जो है, वो हम लोगों को ऐसे देखती थी, अभी भी देखती है, कि हम लोग अनसिविलाइज्ड हैं,
अनपढ़ हैं, गँवार हैं, हम लोगों को कुछ नहीं आता, हम लोगों को कुछ पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है शासन कैसे होता है। इतनी साल हमने गुलामी में गुज़ारे थे, तो हमें कैसे पता होगा कि शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाती है। और शायद अपने मन में हँस भी रहे हों वहाँ के बुद्धिजीवी कि क्या भारत आज़ाद हो गया, कौन-सा भारत चला ही लेगा, ये दोबारा फिर गुलाम होगा। बहुत से लोगों को ये भी मानना था कि भारत दोबारा गुलाम हो जाएगा, कि हमारे बस की ही नहीं है, हम शासन व्यवस्था नहीं चला सकते, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं चला सकते, जबकि ऐसा नहीं था। हमारे संविधान निर्माताओं को पूर्ण विश्वास था हमारे ऊपर, हमारे देश की जनता के ऊपर। साथ ही उन्हें इस चीज़ का भी भरोसा था कि यदि हम सबको अधिकार देते हैं, मताधिकार दें, भाई एक चीज़ ये भी थी ना कि हम किसी के साथ भेदभाव ना करें, किसी को छोड़े ना। जब हम आज़ाद भारत में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, तो वहाँ पर सबको अधिकार है। आप जिस भी वर्ग को छोड़ देंगे वो शोषण हो जाएगा उसका, वो तो नीचे चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये था कि नहीं, हम सार्वभौमिक मताधिकार का ही उपयोग करेंगे या प्रावधान रखेंगे, जिससे कि हम सबको समान रूप से मत देने का अधिकार दे सकें। तो दोस्तों, अंत में आप लोगों से एक सवाल, जिसका मैं जवाब चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दें, कि वो कौन-सा देश है, ऐसा कौन-सा देश है जिसने सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया, गुलाम होते हुए भी? यानी कि वो देश आज़ाद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, मैं एक चीज़ और आप लोगों को आसान कर देता हूँ, अमेरिका वो देश नहीं है, ठीक है? तो आप अमेरिका से अलग सोचिए कि वो देखिए, ढूँढिए कि वो कौन-सा देश है। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा आज का वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।